नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। करीब 1.5 महीने से भारत चीन के बीच युद्ध की संभावना बनी हुई है। ऐसा लग रहा था कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, लेकिन आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ऐसा लगता है कि अब युद्ध टल गया है। बहुत लोग आपसे कहेंगे 1962 में भी चीन ने गलवान घाटी खाली करने की बात कही थी, लेकिन इस ऐलान के थोड़े दिनों बाद युद्ध हो गया। लेकिन आप इस चक्कर में मत फंसिए। इस बार अलग टॉनिक से चीन का इलाज हुआ है, इसलिए नतीजा भी अलग ही होगा। बहुत गौर से देखिए ये रिपोर्ट, आप सब समझ जाएंगे। बीजिंग तक नरेंद्र मोदी की तस्वीर छप गई है। मोदी का लाउड एंड क्लियर मैसेज चीन को समझ में आ गया। मोदी की सही स्ट्रेटजी और टाइमली एक्शन, रिजल्ट सामने है। दुनिया बोल रही है ड्रैगन झुकाने वाला मोदी होना चाहिए। चीन खुद पीछे नहीं गया, बल्कि उसे पीछे धकेला गया। इस एक्शन को मोदी ने फ्रंट से लीड किया। चीन अपनी सीमा का विस्तार करने निकला था। उसे लगा था कि भारत सॉफ्ट स्टेट है, भारत नरम रवैया अपनाएगा। 1962 से 2014 तक जिस तरह भारत की जमीन चीन धीरे धीरे कब्जाता रहा, वैसा ही प्लान बनाकर चाइनीज आर्मी इस बार आई थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि इंडिया का नेता नरेंद्र मोदी है। ये नया हिंदुस्तान है, ये पीछे हटना नहीं जानता। नरेंद्र मोदी झुकते नहीं है, जिनपिंग को झुकाते हैं। ये मोदी का नया भारत है, लड़ना जानता है। मोदी के नेतृत्व में सेना ने एलएसी पर ही खूंटा गाड़ दिया। चाइनीज आर्मी की आंख में आंख डालकर भारतीय आर्मी खड़ी रही और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने लद्दाख जाकर जिनपिंग को ललकारा। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास से चीनी तंबू उखड़ गए हैं। चाइनीज आर्मी उसे कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे ले गई है। पेंगोंग सो लेक एरिया से भी चीन ने फिंगर 4 से कुछ तंबू हटा लिए हैं। हथियार और असलहे के साथ चीनी सैनिकों ने रिवर्स गियर लगा लिया है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग एरिया में भी चीनी सेना पीछे जा रही है। विदेश मंत्रालय के लिखित बयान में एलएसी पर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की बात है। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान को देखिए, इसमें भी मिलिट्री डिसएंगेजमेंट को कंप्लीट करने की बात है। दोनों देश एक पेज पर आगे आ गए हैं। कागज तो आपने देख लिया, लेकिन जमीन पर उतरकर देखना भी जरूरी है, क्योंकि धोखा देना चीन की आदत है। गलवान और श्योक नदियों में अभी पानी की धारा बहुत तेज है, इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन में वक्त लग रहा है। चीन की सेना पीछे जाने लगी तो वेरिफिकेशन के लिए सेना ने ड्रोन उड़ाए। इससे जो पता चला उसे डिटेल में समझिए। गलवान के PP-14, PP-15 और PP-17A को चीन की सेना ने खाली कर दिया है। 15 जून की रात को PP-14 पर ही दोनों सेना में झड़प हुई थी। PP-14, PP-15 और PP-17A तीनों पोस्ट के पास 3 किलोमीटर का बफर जोन क्रिएट किया गया है। एलएसी पर चीन की सेना भारतीय सेना से 3 किलोमीटर दूर है। एलएसी के इस तरफ 1.5 किलोमीटर अंदर भारतीय सेना है। एलएसी के उस तरफ 1.5 किलोमीटर दूर चीन की सेना है। पेंगोंग सो लेक के फिंगर एरिया में भी चीनी सैनिकों की तादाद कम हुई है, लेकिन फिंगर एरिया में डिसएंगेजमेंट कंप्लीट करने में वक्त लगेगा। चीन की सेना फिंगर 4 से ऊपर तक आ गई थी और तंबू लगा लिया था। पिछले 24 घंटे में फिंगर 4 पर चीनी सैनिकों की तादाद कम हुई है। चीन की बख्तरबंद गाड़ियां भी पीछे गई हैं। भारत चाहता है कि चीन फिंगर 8 तक पीछे जाए। यह काम एक दिन में नहीं हो सकता। भारत ने चीन के हिसाब से अपने सेना को तैनात किया है। उत्तर पूर्व में डेप्सांग, फिर गलवान वैली, उसके बाद गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग तक भारत ने अपने टैंक रेजिमेंट्स, आर्टिलरी और एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। और शायद यही वजह है कि चीन को लगता है कि भारत के साथ अब दोस्ती करना बेहतर है। इसीलिए चीन ने मोल्डो और चुशुल के बीच कम्युनिकेशन लाइन लगाई है, ताकि दोनों देशों के कमांडर्स आपस में संपर्क रख सकें और बातचीत कर सकें। और रविवार से अब तक दोनों देशों के बीच करीब 3 बार बातचीत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रेटेजी 3 लेवल पर काम कर रही थी: मिलिट्री, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं।
आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। मिलिट्री लेवल पर मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर था। लद्दाख की फॉरवर्ड पोजीशन पर मोदी ने साफ कर दिया था कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, पीछे तो चीन ही जाएगा। इकोनॉमी के फ्रंट पर मोदी सरकार ने चीन को करारा तमाचा मारा। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। इससे सबसे ज्यादा चोट चीन को लगी। मोदी ने बताया कि भारत अपनी जरूरत की चीजें बना सकता है और दुनिया की डिमांड भी पूरी कर सकता है। चीन पर प्रेशर बढ़ा। चीन की बड़ी कंपनियां अपनी सरकार से गुहार लगा रही हैं कि भारत से रिश्ते ठीक करो ताकि बिजनेस पर असर ना पड़े। टेक्नोलॉजी फ्रंट पर 59 चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगाई गई। ऐप पर पाबंदी मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक था। चीनी कंपनियों को करीब $50 अरब का नुकसान हुआ। भारत ने पाबंदी लगाई तो दूसरे देशों ने भी समर्थन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी चीनी कंपनियों के बारे में जो बयान दिया, उससे बीजिंग के लिए क्लियर मैसेज था। दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनलों की हेडलाइन देखें तो मोदी के इंपैक्ट का पता चलता है। चीन को भी पता चल गया कि हिमाकत हुई तो दुनिया का मूड क्या है। मैफ हो या ऐप हो, पीएम मोदी ने हर मोर्चे पर चीन को पीछे धकेल दिया। प्रधानमंत्री का लेह दौरा चीन के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। पीएम मोदी ने अपने 26 मिनट के भाषण में यह बता दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार है। पीएम ने जवानों से डायरेक्ट बात की, उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर जवाबी कार्रवाई करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री के दिल्ली लौटने के बाद भी सरकार की कोशिशें 24/7 जारी रही। विदेश मंत्री से लेकर एनएसए तक सरकार की पूरी मशीनरी काम में लगी रही। दुनिया भर में भारत के राजदूतों को एक्टिव किया गया। उन्होंने विदेशी सरकारों को भारत का पॉइंट समझाया। मोदी सरकार की इन कोशिशों से दुनिया भर में चीन के खिलाफ माहौल बना। डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन को बताया गया कि चाइनीज आर्मी को पीछे हटना ही होगा। मिलिट्री लेवल पर भी चीन को कड़ा मैसेज दिया गया, शांति चाहिए तो पीछे जाओ। लद्दाख में आर्मी की तैनाती बढ़ाई गई। आसमान में फाइटर जेट लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग ड्रिल करते रहे। इंटरनेशनल फ्रंट पर चीन की घेराबंदी की गई। पीएम मोदी लगातार मित्र देशों के कांटेक्ट में रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की बात हुई। इसी दौरान साउथ चाइना सी में अमेरिका के 2 जंगी बेड़े पहुंच गए। रूस की ओर से भी चाइना को मैसेज मिला कि युद्ध हुआ तो वो इंडिया का साथ देगा। फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भारत में चाइनीज कंपनियों को बैन किया। मोदी सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा दिखा और चीन पीछे हटा। अभी वो थोड़ा पीछे हटा है। इंडिया का प्रेशर है कि चाइनीज आर्मी अप्रैल 2020 की पोजीशन पर जाए, तभी बात बनेगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को पीछे ढकेल दिया गया। एक वाक्य में आपको समझाएं तो पीछे ढकेला नहीं गया, बल्कि प्रधानमंत्री के डोवाल प्लान से चाइना डर गया। बॉर्डर से ड्रैगन भाग गया। आप इस रिपोर्ट को देखिए और आपको समझ आएगा कि ड्रैगन डरता है और ड्रैगन को डराने के लिए डोवाल होना चाहिए। अजित डोवाल फ्रंट पर आ गए। 120 मिनट में चीन डर गया। जिनपिंग को प्रधानमंत्री का मैसेज समझ में आ गया और चाइना को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पूरा भूगोल याद आ गया। चीनी सैनिकों को 1.5 किलोमीटर पीछे धकेला गया। जिनपिंग को कदम पीछे हटाना पड़ा। यह सब कैसे हुआ, इसका संपूर्ण उत्तर चीन के डी डे में छिपा हुआ है। डी डे को समझने के लिए सबसे पहले कुछ किरदारों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी। 4 किरदारों के बीच में पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट डेवलपमेंट की डिटेल रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि चीन कैसे डर गया और बॉर्डर से ड्रैगन भाग गया। कमांडर लेवल की कई टॉक हुई, डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव है और फाइनली पॉजिटिव रिजल्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की एंट्री से मिला। डोभाल और वांग यी के बीच रविवार को 120 मिनट की बातचीत हुई। 8 हफ्ते के स्टैंड ऑफ और फेस ऑफ के आगे का रोड मैप बन गया, क्योंकि डोभाल ने 2 टूक चीन को बता दिया कि अब सिर्फ विकल्प एक है, चीन को पीछे हटना पड़ेगा। आज ये आपको समझना होगा कि चीन के लिए फाइनल शर्त प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी और अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री की शर्त की व्याख्या जिनपिंग तक पहुंचाई। सरल शब्दों में कहें, मोर्चे पर डोभाल की एंट्री का मतलब है बॉर्डर और टेबल पर चीन से 2 फ्रंट पर एक साथ एक वक्त पर डायरेक्ट बातचीत, क्योंकि डोभाल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और डिप्लोमेसी दोनों की इंसाइक्लोपीडिया है। डोभाल चीन की कमजोर नस और चीन के चाल और चरित्र को समझते हैं। अजित डोभाल के दिमाग को सब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन डोभाल बहुत कम बोलते हैं, कैमरे के सामने कम आते हैं और रिजल्ट हमेशा लाते हैं।
चाहे डोकलाम हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करंट डिस्प्यूट में चीन को पीछे धकेलना हो। आज आप जानना चाहते होंगे कि आखिर चीन को डराने वाला डोभाल का गेम प्लान क्या है। इसे समझने के लिए हमने सेना के पूर्व अफसर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के मेंबर एसएल नरसिम्हन से बात की। उनसे सुनिए उन्होंने डोभाल के बारे में क्या कहा। उनका काम करने का तरीका यह है कि वो हर हमेशा जो है अपडेट रहते हैं और हर हमेशा सिचुएशन को समझने का कोशिश करते हैं। समझने के बाद में सलाह मशवरा करके जो कार्रवाई है उसका ऑप्शंस बना करके उसके हिसाब से चलते हैं। तो वो हर हमेशा हैंड्स ऑन रहते हैं, वो एक तरीका है। और समय का ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि हालात को देखते हुए किस प्रकार से समय है उसके हिसाब से वो इस मुताबिक का जो बातचीत जो कल हुआ है, इसी मुताबिक पहले भी बातचीत हुआ है, इसके बारे में आपने मीडिया में पढ़ा होगा। तो ये बातचीत का सिलसिला जारी है। बातचीत करते करते आज का जो परिणाम है वो आप देख रहे हैं। एनएसए डोभाल की फिलॉसफी एकदम क्लियर है। डोभाल मानते हैं कि दुश्मनों से निपटने के 3 तरीके हैं। पहला डिफेंसिव मोड, यानी रक्षात्मक। ये एक रक्षात्मक तरीका होता है जिससे हमला होने पर बचाव करते हैं। दूसरा तरीका डिफेंसिव ऑफेंसिव, यानी रक्षात्मक आक्रामक। यहां हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से आक्रमण हो रहा है। और तीसरा ऑफेंसिव मोड, यानी आक्रामक मोड। यहां आप पहले ही अपने दुश्मन पर हमला कर देते हैं और यहां आप हमले का इंतजार नहीं करते। यही है नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद ब्यूरोक्रेट अजित डोभाल के मुंह तोड़ जवाब देने का अंदाज। यही है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की पहचान। डोभाल को पता है कि चीन जैसे मुल्क के सामने डिफेंसिव मोड का कोई मतलब नहीं। चीन के सामने तो अग्रेसिव और डिफेंसिव ऑफेंसिव मोड की जरूरत है, यानी अगर जरूरत पड़ी तो जहां से आक्रमण का खतरा है वहां पर डायरेक्ट हमला करना। उनकी तरफ से भी जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं उनसे चीन को भी पता चल गया होगा कि भारत को ऐसे सिर्फ धक्का देके हम निकाल नहीं सकते। तो एक और दूसरा, ये जो वर्ल्ड का जो स्थिति है, दुनिया के अंदर अभी जो स्थिति है उसको भी देखिए। साथ साथ में धीरे धीरे करके जब उनको पता चला कि हम इंडियन आर्मी को पुश नहीं कर सकते, इंडिया को पुश नहीं कर सकते, और प्रधानमंत्री का भी उनका जो बातचीत चला उधर लेह में, उन लोग भाषण दिया, उसका भी देखा था। और सबको मिलाते हुए ये एक अच्छा समय था डोभाल साहब को बात करने का। हालांकि स्थिति मुश्किल था, लेकिन डोभाल साहब का जो काबिलियत है वो इससे जाहिर। यहां आपको यह भी समझना है कि डोभाल और वांग यी की बातचीत का मतलब क्या है। वांग यी चीन के विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर भी हैं। चाइना में 2017 तक विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर पद पर अलग अलग लोग होते थे, लेकिन साल 2018 के बाद दोनों पद पर एक ही शख्स होता है। आपके लिए यहां समझना बहुत जरूरी है कि वांग यी को दिया यह मैसेज सीधे जिनपिंग तक पहुंचता है, क्योंकि वांग यी मौजूदा सरकार के साथ साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की निर्णय लेने वाली कमेटी के मेंबर हैं। ताजा विवाद में बॉर्डर से टेबल तक भारत ने चीन को यही संदेश साफ लफ्जों में दे दिया। दोनों लेवल पे बातचीत चली। हमारा फॉरेन मिनिस्टर ने उनका फॉरेन मिनिस्टर से बात किया, हमारा एनएसए ने उनका मिस्टर यांग चेचिर से बात किया, और एनएसए ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनका फॉरेन मिनिस्टर जो उनका स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी बात हुआ। यानी कि ये मल्टी लेवल पे ये काम होता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोभाल को चाइना टास्क सौंपा, और अब डोभाल की रणनीति के आगे रण रण चिल्लाने वाला चाइना लाइन पर आ गया और चाइनीज मीडिया की हेडलाइन बदल गई। ये डिटेल आपके लिए जरूरी है। आज ड्रैगन पीछे भाग गया, लेकिन चालबाज चीन का परमानेंट इलाज क्या होगा, इसे 5 पॉइंट में समझिए। शर्त नंबर 1, चीनी सेना को पीछे हटना होगा। शर्त नंबर 2, सैनिकों को कम करना होगा। शर्त नंबर 3, तंबू और तोप गोला हटाना होगा। शर्त नंबर 4, शांति से विवाद सुलझाना होगा। शर्त नंबर 5, एग्रेशन दिखाया तो एक्शन होगा। फिलहाल अभी जो है डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बारे में इन्होंने बातचीत की है, वो जब खत्म हो जाएगा उसके आगे हमको एलएसी को ठीक तरीके से दोनों साइड ज्वाइन करके इसको समझना पड़ेगा कि एलएसी कहाँ जा रहा है। उसके बाद में ये जो बाउंड्री का जो समस्या है उसको हल करने का कोशिश करना चाहिए। ये जो है एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। अभी पहला स्टेप हुआ है
उसको खत्म करें पहले, उसके बाद में दूसरा स्टेप में हम जाएंगे। अब चीन के पास शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं और आने वाले दिनों में डोवल ने पूरी टाइमलाइन चाइना को समझा दी है। पहले स्टैंड ऑफ और फेस ऑफ खत्म होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति जरूरी, स्टेप बाय स्टेप चीन को पीछे हटना होगा, चीन की लोकेशन का भारत वेरिफिकेशन करेगा, आखिर में एलएसी के बॉर्डर का परमानेंट समाधान। डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू चीन के मिलिट्री कमीशन, जिसके चेयरमैन वहां के राष्ट्रपति होते हैं, उनको यह संदेश भिजवा दिया गया कि लद्दाख का सीमा विवाद सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं बल्कि अब भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को खराब करने वाला कारण बन सकता है। उसके बाद एनएसए अजीत डोवाल ने खुलकर मोर्चा संभाला और स्पष्ट शब्दों में चीन को यह बता दिया कि स्टेटस को बहाल करना ही होगा। एनएसए अजीत डोवाल वही बोल रहे थे जो कि पीएम मोदी ने उन्हें कमांड दिया था। प्रधानमंत्री ने चीन को कड़वी दवा दी और अब डोवल ने चाइनीज मर्ज के इलाज का पूरा तरीका बता दिया है। चीन को भी पता है कि अगर अब की बार कोई धोखा दिया तो लड़ाई आर पार की होगी। मोदी ने जो कमिटमेंट किया उसे निभाया। प्रधानमंत्री के प्रेशर से चीन की सेना को पीछे जाना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं। भारत और चीन की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है, दोनों देश तनाव कम करने पर राजी हो गए हैं, लेकिन राहुल गांधी का तनाव कम नहीं हुआ। आज भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी अपनी गेम में बिजी दिखी। देश की सुरक्षा को लेकर राहुल कितने सीरियस हैं, हमने इसकी भी तहकीकात की और बहुत कुछ साफ हो गया। नरेंद्र मोदी चीन के खिलाफ चक्रव्यूह बना रहे थे और राहुल गांधी बार बार मोदी पर निशाना साधने का बहाना ढूंढ रहे थे। चीन से लड़ने की जगह राहुल मोदी से लड़ रहे हैं। हर सुबह राहुल एक ट्वीट करते हैं, मोदी सरकार पर अटैक करते हैं, हारने लगते हैं तो वो गोल पोस्ट बदल देते हैं। कांग्रेस के ही कुछ लोग कहते हैं कि राहुल एक गुट को लीड करते हैं जो उनके इशारे पर हिट एंड रन की राजनीति करती है। जब से मोदी लेह में भारतीय सेना के बहादुरों के बीच गए, तब से राहुल एंड कंपनी ने प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रखा है। 3 जुलाई से अब तक राहुल की टाइमलाइन देखेंगे तो ये डिजाइन थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। 3 जुलाई जब मोदी लेह में थे तब राहुल ने लद्दाख में 15 किलोमीटर अंदर तक चीन का कब्जा हो जाने का आरोप लगाया। राहुल ने एक वीडियो भी डाला जो फर्जी निकला। 4 जुलाई राहुल ने एक और वीडियो डाला और लद्दाख में भारतीय सेना की बहादुरी पर शक जताया। 5 जुलाई राहुल ने गुरु पूर्णिमा के बहाने मोदी पर व्यंग किया। इसी दिन राहुल ने पीएम केयर के तहत खरीदे गए वेंटिलेटर्स पर सवाल उठाए। 6 जुलाई राहुल ने पहले लॉकडाउन के अनाउंसमेंट का वीडियो लगाकर मोदी को झूठा बताया। जिस वक्त मोदी सरकार को पूरे देश से समर्थन की जरूरत है, ठीक उसी वक्त को राहुल अटैक के लिए चुनते हैं। राहुल जिस टीम को लीड करते हैं वो तो गाली गलौज पर उतर आती है। राहुल की टीम ने लेह के जनरल हॉस्पिटल में मोदी के दौरे पर संदेह पैदा किया। इस पर सेना को सफाई देनी पड़ी। सेना ने लिखित बयान जारी कर राहुल की पूरी टीम को झूठा बता दिया। इसके बाद तो कांग्रेस की ट्रोल आर्मी घटिया हरकत पर उतर आई, नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिए। बार बार चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को आज तक समझ नहीं पाए। ऐसा लगता है कि राहुल को कुर्सी पर बैठने की इतनी जल्दी मची है कि वो असलियत देखना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री का ध्यान नतीजे की तरफ है और राहुल गांधी की कोशिश नरेंद्र मोदी पर छींटाकशी करने की। अगर राहुल गांधी गंभीर होते तो कुछ अध्ययन करते। जितनी देर राहुल सोशल मीडिया पर ट्वीट और रीट्वीट के चक्कर में पड़ते हैं, उतनी देर वो डिफेंस कमेटी की मीटिंग में जाने में खर्च करते तो अच्छा होता। कभी कभी राहुल कितनी सफेद बातें करते हैं, इसीलिए हमने 17वीं लोकसभा की डिटेल्स चेक की है। राहुल गांधी रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति के मेंबर हैं। 13 सितंबर 2019 को गठित की गई रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति में 21 सदस्य लोकसभा के हैं, 10 सदस्य राज्यसभा के हैं। राहुल गांधी वायनाड के सांसद के तौर पर समिति के मेंबर हैं। समिति की बैठकों में अगर जाते तो सुझाव दे सकते थे, रक्षा मंत्रालय के फैसलों पर सवाल पूछ सकते थे। किसी भी संवाद के लिए वो सही मंच है। मंत्रालय उनको ब्रीफ कर सकता है, ये राहुल का अधिकार है। लेकिन रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक होती है तो राहुल जाते ही नहीं। 17वीं लोकसभा में यानी सितंबर में गठन होने के बाद स्थायी समिति की 11 बैठकें हो चुकी हैं। राहुल ने उसमें से किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। 11 बैठक, 11 में राहुल एब्सेंट। आर यू सीरियस राहुल गांधी? राहुल, क्या आप गंभीर हैं? अब यूपी की एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा पूरे देश में है। 90 घंटे से ज्यादा हो गए, गैंगस्टर विकास दुबे कहां है? जमीन नहीं गिर ली, आसमान खा गया।
पुलिस की 40 टीमें लगी हैं। आखिरी लोकेशन औरैया मिली थी, लेकिन उसके बाद से विकास का कोई अता पता नहीं है। मुश्किल यह है कि विकास अपना मोबाइल यूज नहीं कर रहा है। कोई कहता है मध्य प्रदेश, कोई कहता है राजस्थान में छिपा है, कोई कहता है नेपाल भाग गया। बॉर्डर पर अब पोस्टर लगा दिए गए हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। ऐसा क्या है गैंगस्टर विकास दुबे में जिसे पुलिस पकड़ नहीं पा रही? अगर इसे समझना है तो उसके पीछे खड़े मंत्री और संतरियों की लिस्ट देखिए। पॉलिटिक्स में विकास शब्द की बड़ी इंपॉर्टेंस है। विकास है तो पॉलिटिक्स है, विकास नहीं तो पॉलिटिक्स नहीं। यह जुमला पूरी दुनिया के लिए सही हो सकता है, लेकिन कानपुर के लिए नहीं। कानपुर में विकास की परिभाषा बिकरू के विकास से शुरू होती है, जिसके बिना इलाके में पॉलिटिक्स के बारे में सोचना असंभव है। उसके पास एक अपराधियों की टीम थी। गांव में, आसपास के गांव में वो आतंक पैदा करता था कि अगर बसपा को वोट नहीं दोगे तो तुम्हें यहीं रहना है। ये तो नेता लोग आ जाएं, कल चले जाएंगे, मैं तुम्हें रोज देखूंगा। तो इससे लोग उसके भय और आतंक के कारण उसके दबाव में रहते। विकास दुबे इतना बड़ा क्रिमिनल गैंगस्टर ऐसे ही नहीं बना। सियासी फायदे के लिए पार्टियों ने इसके आतंक को चुनाव जीतने का फॉर्मूला बना लिया। जिस पार्टी की सरकार आई उसने इसे सिर माथे पर बिठा लिया है। 5 साल बीजेपी, 15 साल बीएसपी, 5 साल एसपी के साथ इसके कनेक्शन की बात सबके सामने आ चुकी है। सिर पर सरकारों, सियासी पार्टियों का हाथ रहा। नतीजा यह हुआ कि इसने इलाके में खुलकर अवैध काम किए। कानपुर में अवैध कारोबार का धंधेबाज नंबर 1 बन गया। चुनाव लड़वाना, चुनाव जितवाना, जमीन पर कब्जा करना, अवैध शराब का कारोबार, रंगदारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इसका बिजनेस बन गया। वो आतंक से, लोकप्रियता से नहीं, डर से, भय से लोग वोट करते हैं कि इतनी बड़ी घटनाएं हो गई तो स्वाभाविक है भय पैदा हो गया था। अगर वो डांट दे, फोन कर दे, डांट के कह दे कि तुम्हें ऐसा करना, तो वो व्यक्ति वैसे करता था। इतना भय था क्षेत्र में, उसमें 10-12 गाँव में तो बहुत जबरदस्त उसका भय था। हमारे टाउन में था। जमीनों पे कब्जा करना, लोगों को डराना धमकाना और सब, उसके तो पूरे रिकॉर्ड मौजूद हैं। कानून व्यवस्था में 60 मुकदमे पंजीकृत हैं, तो उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। कैसे इलाके के नेता, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत सदस्य, प्रधान को इसने सेट कर रखा था, इसका खुलासा इसने खुद किया है। 2017 के एक वीडियो टेप में एसटीएफ के सामने इसने जो कबूला है, उसे सुनने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे पनपते हैं विकास जैसे गुंडे, कैसे कानून के हाथों से बच जाते हैं ऐसे दुर्दा। ये जो थाने में जो है तुम्हारे डी एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालें। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है गाँव। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी होती है। इस टेप के आने के बाद खलबली मच गई है। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के इन दोनों विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। ये मेरा नाम ले रहा है, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसने जिसके ऊपर अपराध कारित किया है,
इनके चचेरे भाई अनुराग दुबे, जिसके ऊपर 307 2017 में जानलेवा हमला विकास दुबे ने करवाया, सबसे पहले रिजेंसी अस्पताल में अगर कोई नेता पहुंचा तो अभिजीत सिंह सांगा ने पहुंच करके अनुराग दुबे की मदद करने का काम। कोई किसी को विधायक के रूप में जानता है, कोई किसी को अपराधी के रूप में जानता है, कोई किसी को अन्य उसकी जो पहचान होती है उसके माध्यम से जानता है। विकास दुबे को बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जानना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये सरासर फर्जी है, वो बहुत बड़ा शातिर अपराधी है और वो अपने दबाव में लोगों को देखने के लिए किसी का भी नाम ले सकता है। वो लोग जो इस वीडियो में विकास के द्वारा नाम लेते हुए पाए जा रहे हैं, उन सभी ने विकास के साथ अपने किसी भी कनेक्शन से साफ इनकार किया है। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वायरल वीडियो जो सामने आया है उस पर कितना एतबार किया जाए और कितना एतबार ना किया जाए। इन सभी के बीच पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस बात पर टिकी है कि आखिर कौन संरक्षण दे रहा था इस आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को। सच्चाई तो यह है कि जो सरकारें आई उन सभी ने विकास दुबे को यूज किया और विकास ने अपने अवैध धंधों के लिए इन सरकारों को यूज किया। चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे का मर्डर हो या फिर बीजेपी के नेता और राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का मर्डर हो। इसका एनकाउंटर करने जा रहे थे, लेकिन खबर हरिकिशन को मिली, हरिकिशन ने उसको बचाया। हरिकिशन वहां से चुनाव लड़ते थे चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र से। उनको लगा कि ये हमारे लिए एक मिलिटेंट टीम है, हमारे काम आएगी, और वो थोड़ा बहुत जो किया होगा काम किया होगा। बाद में वो हरिकिशन के ट्रैप से बाहर हो गया। फिर जब बसपा आई तो ये पूरी तरह से बसपा में इन्वॉल्व हो गया। और बहुजन समाज पार्टी में इसके संबंध राजाराम पाल उस समय बीएसपी में थे, अब कांग्रेस में, भगवती सागर और ब्रजेश पाठक जो आज मंत्री हैं बीजेपी में, ये भी तब बसपा में थे, और बसपा के तमाम नेताओं से वो काफी नजदीक हो गया। विकास दुबे ने जितने भी मर्डर किए, ज्यादातर के पीछे एक वजह है, वो है जमीन। जमीन पर कब्जा करना इसका फेवरेट धंधा है। इसकी नजर जिस जमीन पर पड़ जाती वो उसकी हो जाती है, और जो मना करता उसे उसकी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। विकास को जानने वाले बताते हैं कि खाली जमीन देखते ही वो पागल हो जाता है, जैसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये किस टाइप का है कोई नहीं जानता था इस विषय में, कि ये कैसा है मैं भी नहीं जानता था। लेकिन बाद में एक मर्डर हुआ बिकरू में झुन्ना बाबा का। वो बुजुर्ग थे 70-80 साल के, उनकी हत्या के बाद जाना कि ये इसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। प्रॉपर्टी के लेकर के जब उनके वो अकेले थे, उनके कोई गार्जियन और कोई था नहीं, उसमें उनके पास काफ़ी ज़मीन थी जो आज के इस समय में करोड़ों रुपए की होगी। बस इसको लेकर के जाते हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक घनश्यामपुर ग्राम पंचायत के मोहनी निवादा गांव की 6 बीघा जमीन का विवाद नहीं होता तो 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की बेदर्दी से हत्या नहीं होती। इसे समझने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार उसी 6 बीघा जमीन पर पहुंची और पूरा मामला डिटेल में समझाया। इसी जमीन को लेकर विकास दुबे का राहुल तिवारी नाम के एक लड़के से विवाद हो गया था। राहुल तिवारी की शादी विकास दुबे की पारिवारिक बहन से हुई थी। ये कहा जा रहा है कि राहुल के जो ससुर थे उनके कोई लड़का नहीं था, लड़कियां ही थी, तो उन्होंने अपने एक भांजे को गोद ले लिया था। लेकिन उनकी मौत के बाद राहुल ये जमीन बेचना चाहता था और विकास ये नहीं चाहता था कि ये जमीन उसकी पारिवारिक बहन के हाथों से जाए। इसी को लेकर राहुल से झगड़ा हो गया था और ये जो घटना हुई है जिसमें पुलिस वाले मारे गए, उसके 2-4 दिन पहले ही राहुल का ये आरोप था कि विकास ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कराया था, जिसका वो मुकदमा लिखवाना चाहता था जो पुलिस नहीं लिख रही थी। तो ये सारा विवाद था। ऊपर से जब प्रेशर हुआ तो ये मुकदमा जरूर लिखा गया। तो जो चौबेपुर के थाना अध्यक्ष हैं, ये कहा जा रहा है कि वो राहुल तिवारी के घर गए थे पूरे मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन मामला सुलझा नहीं। और अगले दिन जब पुलिस फोर्स दबिश डालने गई तो विकास ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 8 पुलिस वालों की जान चली गई। विकास दुबे अपनी मुंबोली बहन को 6 बीघा जमीन दिलवाना चाहता था, जिस पर राहुल तिवारी अपना हक जता रहा था। पेंच यहीं फंसा और बढ़ते बढ़ते नौबत पुलिस वालों की हत्या तक जा पहुंची। यहां से हम सीधे चौबेपुर थाने पहुंचे, जहां के कुछ पुलिस वालों पर मुखबिरी के आरोप लगे हैं। पुलिस ने कुछ पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध मानते हुए एसओ विनय तिवारी, सब इंस्पेक्टर कुंवरपाल,
सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार शर्मा और कांस्टेबल राजीव को सस्पेंड कर दिया। करीब 30 पुलिस वालों से पूछताछ हो रही है कि उनकी विकास के साथ किस तरह के रिश्ते थे, कितना उसके घर पे आना जाना था। ये पुलिस वाले हैं, इनके फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स खंगाली जा रही हैं कि विकास से कितनी बातचीत होती थी। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस वाले आए दिन विकास के घर जाते थे गांव में और वहां पे खाना पीना होता था। तो ये सारी जितनी शिकायतें हैं, पूरा एक सवालों का एक पुलिंदा बनाया है एसटीएफ ने और पुलिस से ये पूछताछ चल रही है। आगे बढ़ेंगे अब। महाराष्ट्र में आज कोरोना ने मौत की डबल सेंचुरी लगा दी। ब्रेक के बाद पूरा डिटेल। महाराष्ट्र में कितना दौड़ा कोरोना का मीटर।